Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the fracture. In last class, we are discussed till the management. We are just starting the management. We are discuss about the goals of management and the three-step process of management. Today, we are discussing about the management in detail. फर्स्ट एमरजेंसी मैनेजमेंट इमीडिएटली आफ्टर इंजरी। जैसे ही पेशेंट को इंजरी होती है उसके तुरंत बाद क्या मैनेजमेंट किया जाए, यानी कि जो इंजर्ड साइट है, जैसे कि उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या होम एक्सीडेंट हुआ है, हाइट से जो है गिर गया है कोई भी, तो उस विक्टिम को जो है किस तरह से फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना चाहिए, क्या इमीडिएट मैनेजमेंट देना चाहिए। तो चेक फॉर ब्लीडिंग, फ्रैक्चर एंड इंजरी, ठीक है। प्रोवाइड फर्स्ट एड टू स्टॉप ब्लीडिंग, प्रोवाइड स्प्लिंट टू इमोबलाइज द इंजर्ड पार्ट। तो स्प्लिंट प्रोवाइड कराने का जो तरीका है कि जो भी हार्ड मेटल है, जो भी हमको क्लॉथिंग या इस तरह का कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो है वुडन स्टिक, तो इसको यूज़ करके जो है वो बेल्ट से यहाँ पर टाइप किया गया है। तो अगर किसी भी क्लॉथ मटेरियल से जो है यहाँ पर इस तरह से स्प्लिंट बना करके पेशेंट का जो पार्ट है उसको इमोबलाइज करना है, जो इंजर्ड पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद शिफ्टिंग द पेशेंट टू द नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। दूसरा जो तरीका है स्प्लिंट प्रोवाइड कराने का कि अगर एक पर्टिकुलर लिम्ब में जो है इंजर्ड है, सपोज ये इंजर्ड लिम्ब है, तो जो दोनों लिम्ब है उनको अटैच कर दिया जाए, बीच में जो है इस तरह से हार्ड एक सपोर्ट दिया जाए और पेशेंट को जो है इस तरह से इमोबलाइज करा करके शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। जस्ट आफ्टर द इंजरी जो है पेशेंट का पार्ट जो है इमोबलाइज कराना है। अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ओपन फ्रैक्चर है, तो उस कंडीशन में उसको जो है क्लोथिंग से कवर कर देना चाहिए। उसके बाद इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल, जैसे ही पेशेंट एमरजेंसी डिपार्टमेंट आता है तो असिस्ट द साइन एंड सिम्टम, कॉन्शियसनेस एंड द विक्टिम रेस्पॉन्स। उसका रेस्पॉन्स किस तरह के है, वाइटल साइंस हमको ऑब्जर्व करना है। असिस्ट द इंजर्ड पार्ट फॉर द ब्लीडिंग, स्वेलिंग, स्किन चेंजेस एंड अदर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कि अगर पेशेंट को जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, स्वेलिंग, इमोबलाइज कितना है, पार्ट मोबिलिटी कर पा रहा है कि नहीं, ये सब जो है। और स्पेशली प्रोवाइड लाइफ सपोर्ट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट को हमको ऑब्जर्व करना है, वाइटल साइंस नॉर्मल नहीं है, पेशेंट को जो है रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या पेशेंट का जो है पल्स रेट बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन आ रहा है, उसका ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन आता है, तो उस जगह अगर लाइफ सपोर्ट की अगर रिक्वायरमेंट है, लाइफ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे सीपीआर की अगर रिक्वायरमेंट है तो सीपीआर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट मैनेजमेंट में आ जाता है, अगर पेशेंट को ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं है, माइनर फ्रैक्चर है, तो उस कंडीशन में एक्सरे से वो उसमें आ जाएगा, एक्सरे से डायग्नोस किया जाएगा कि कंडीशन सीवियर है या क्रिटिकल है, किस तरह की है। तो अगर ज़्यादा फ्रैक्चर जो है क्रिटिकल नहीं है तो उस कंडीशन में फिर प्लास्टर कास्ट इमोबलाइज करा करके पेशेंट को जो है उसको घर भेज दिया जाता है नॉर्मली। अगर या हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है तो आईपीडी में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पर रिडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट स्टेप होती है फ्रैक्चर के मैनेजमेंट में, ठीक है। फ्रैक्चर रिडक्शन रेफर टू द रेस्टोरेशन ऑफ द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट टू एनाटॉमिकल अलाइनमेंट एंड पोजिशन, यानी कि जो क्योंकि फ्रैक्चर हुआ है, बोन जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है बोन में, तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगी, वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, उसकी जो लोकेशन है वो डिसलोकेट हो जाएगी, ठीक है। अपनी जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है वो पोजीशन वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी बोन की। तो यहाँ पर बोन को वापस से जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाया जाता है, उसी प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो रिडक्शन जो है यहाँ पर दो टाइप का होता है। फर्स्ट है क्लोज रिडक्शन यानी कि यहाँ पर कोई इंसीजन नहीं दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई चीरफाड़ नहीं की जा रही है, यानी कि पूरा का पूरा जो क्लोज है, किसी तरह का कोई नया वुंड नहीं बनाया जाएगा, सर्जिकल वुंड नहीं बनाया जाएगा, और बोन को जो है नॉर्मल पोजीशन में सेट करने के लिए जो है कोशिश की जाएगी। तो उस तरह का जो रिडक्शन है वो क्लोज रिडक्शन कहलाएगा। बोनी फ्रेगमेंट आर ब्रोट इनटू a position and in contact by
मैनिपुलेशन एंड मैनुअल ट्रैक्शन टू रिस्टोरिंग अलाइनमेंट ऑफ बोन, यानी कि ब्रॉट इनटू ए पोजीशन, जैसा कि नॉर्मल पोजीशन होता है वो, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन और मैनुअल ट्रैक्शन दिया जाएगा, यानी कि जो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि खींचतान करके कि बोन को वापस से जो है एक नॉर्मल उसकी पोजीशन में लाने के लिए जो एफर्ट लगाए जाते हैं, तो ये क्लोज रिडक्शन में आएगा। तो एक नॉर्मल जो है मैनुअल भी यहाँ पर जो है ट्रैक्शन फोर्स लगाया जा सकता है, यानी कि हम जो कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो क्या करेंगे, उस बोन को वापस से नॉर्मल पोजीशन में सेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर क्लोज रिडक्शन का टाइप, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन जो है यहाँ पर स्पेसिफिक बोन फ्रैक्चर के लिए स्पेसिफिक टाइप का ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर लोअर बोन में जो है, अगर बोन क्योंकि डिसलोकेट हो जाती है अपनी पोजीशन से, जैसे यहाँ पर जो है बोन इसकी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर खिसक जाती है, ठीक है, तो इसको वापस से बोन को क्या करना है, इस पर प्रेशर लगा करके इसको नीचे की तरफ लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेट है, वेट लगाया जाता है ताकि बोन धीरे धीरे उस वेट की वजह से जो है उस पर जो है प्रेशर बने और वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ सके। तो इस तरह से जो है ट्रैक्शन लगाया जाता है। ये भी क्लोज रिडक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ट्रैक्शन हम सुपरफिशली देते हैं, स्किन पर जो है बैंडेज वगैरह लगा करके फिर वेट का हैंगिंग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये भी एक तरह का क्लोज रिडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन रिडक्शन की। ओपन रिडक्शन तो नाम से जो है आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ओपनिंग की जाएगी, यानी कि सर्जरी की जाएगी। यहाँ पर सर्जिकल इंसिजन दिया जाएगा, सर्जिकल ओपनिंग ऑफ इंजर्ड बोन एंड फ्रेगमेंट डायरेक्टली विजुअलाइज। इससे क्या होगा कि बोन और फ्रेगमेंट जो है वो डायरेक्टली विजुअलाइज हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें भी जो है फिर दो टाइप के, ओपन रिडक्शन के बाद भी दो टाइप का यहाँ पर फिक्सेशन किया जाता है, ठीक है। फिक्सेशन में आता है फर्स्ट इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन यानी कि जो है सर्जिकल ओपनिंग के बाद यहाँ पर बोन में जो भी हमको फिक्सेशन करना है, जैसे स्क्रू लगाने हैं, वायर लगाने हैं, प्लेट लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो जिस टाइप का फ्रैक्चर है उस पर डिपेंड करता है कि ट्रांसफर फ्रैक्चर है, ओब्लिक फ्रैक्चर है या स्पाइरल फ्रैक्चर है, ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर है। तो किस तरह का फ्रैक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर स्क्रू लगाए जाते हैं, प्लेट लगाए जाते हैं या फिर रोड लगाई जाती है। तो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्या है, ठीक है। तो ये इंटरनल है, यानी कि यहाँ पर जो भी डिवाइस लग रही है, जो भी हम इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे स्क्रू का, चाहे पिंस का, चाहे रोड का, तो वो इंटरनल ही है। यानी कि जब सर्जरी की जाएगी तो वापस से सर्जरी के बाद जो पर्टिकुलर इंसिजन दिया जा रहा है तो उसको क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फिक्सेशन। अब एक्सटर्नल फिक्सेशन तो ये भी नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो फिक्सेशन है, जो डिवाइस लगाई जा रही है वो बाहर लगाई जा रही है, ना कि अंदर लगाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेन जो डिवाइस है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होते हैं वहाँ पर, या जो ओपन फ्रैक्चर होते हैं वहाँ पर इस तरह का जो है फिक्सेशन यूज़ किया जाता है टू स्टेबलाइज ऑफ complex and open fracture with the use of metal frame and pin system. It permit active treatment of injured soft tissue, allow early function of muscles and joint and it allow early patient comfort, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर लिम्ब में जो है बताया गया है डायग्राम में कि बोन को जो है फिक्स किया गया है बाय द एक्सटर्नल फिक्सेशन, ठीक है। इन सब के जो है सर्जरी के वीडियो किस तरह से ये अप्लाई किए जाते हैं मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ, तो आपको वो अगर आपने देख लिए हो तो ये सब टर्म्स और ये सब प्रोसीजर आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट की। फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में आस्क द पेशेंट हाउ द फ्रैक्चर अकर्ड, मैकेनिक्स ऑफ इंजरी इंपॉर्टेंट इन द डिटरमाइनिंग पोजिशनिंग एसोसिएट इंजरी, यानी कि पेशेंट से पूछना है कि किस तरह से जो है क्या हैपनिंग हुई है, किस तरह से जो इंजरी हुई है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में। आस्क पेशेंट टू डिस्क्राइब लोकेशन, कैरेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ पेन टू हेल्प डिटरमाइनिंग पॉसिबल सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो पेशेंट को जो है किस तरह का पेन है, कितनी ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, क्या पेन की लोकेशन है, ये सब हमको पूछना है, ठीक है। फिर पेशेंट के सेंसेशन हमको चेक करने हैं कि जो इंजर्ड पार्ट हुआ है उसमें कितना ज़्यादा जो है उसके सेंसेशन आ रहे हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का
जो है हमको न्यूरोवस्कुलर स्टेटस जो है चेक करना है कि कितनी ज़्यादा जो है वहाँ पर नर्व काम कर पा रही है या ब्लड सप्लाई कितनी ठीक से हो पा रही है। नेक्स्ट, आस्क द पेशेंट टू डिस्क्राइब सेंसेशन इन इंजर्ड एक्सट्रीमिटी टू एड इन द इवाल्युएशन ऑफ न्यूरोवस्कुलर स्टेटस। ऑब्जर्व पेशेंट एबिलिटी टू चेंज पोजिशन टू असिस्ट फंक्शनल मोबिलिटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमको ऑब्जर्वेशन करना है कि पेशेंट की एबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर बोन को, उस पर्टिकुलर लिम्ब को मोबिलाइज कराने की। नेक्स्ट, नोट द पेशेंट इमोशनल स्टेटस एंड बिहेवियर इंडिकेशन ऑफ एबिलिटी टू कॉप विद द स्ट्रेस ऑफ इंजरी। यहाँ पर क्या होता है, कई बार इमोशनल कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब होती है, पेशेंट को सदमा लग सकता है, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेज जो है वो बदल सकती है। तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर अगर बिहेवियरल में चेंज आ रहा है तो ये डायरेक्टली सेरेब्रल एनोरेक्सिया या शॉक की कंडीशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में पेशेंट का बिहेवियर भी चेक करना ज़रूरी है। अगर बिहेवियर नॉर्मल नहीं है तो उस कंडीशन में सेरेब्रल एनोक्सिया या शॉक की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें असिस्ट पेशेंट सपोर्ट सिस्टम। पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम क्या है, उसका क्या क्या जो किस तरह से उसका फैमिली सपोर्ट है, क्या उसका बैकग्राउंड है, वो सब हमको असिस्ट करने की ज़रूरत है। रिव्यू फाइंडिंग ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस टू एड इन फॉर्मुलेटिंग केयर प्लान। तो पेशेंट की जो कंडीशन है, पास्ट इलनेस क्या है, उन सब के बारे में पूछना ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, हाइपरटेंशन है, तो ये सब कंडीशन में फिर जो है उसी तरह से जो है फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए। नेक्स्ट, कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। मोस्ट है, अभी तक हम हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे थे, डाटा कलेक्ट कर रहे थे ये सारी में, अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो पेशेंट के जो है हमको एग्जामिन करना है, स्किन जो भी साइट ऑफ इंजरी है उसका स्किन का कलर क्या है, वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं, एडिमा है या इकोमियोसिस है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हमको इंजरी के सिम्टम्स को असेस करने हैं। यहाँ पर अस्कल्टेशन ऑफ लंग्स, ताकि पेशेंट का रेस्पिरेटरी फंक्शन किस तरह का है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, वो हमको पता चल सके। असिस्ट पल्स एंड ब्लड प्रेशर, असिस्ट पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन स्पेशली इन द इंजर्ड एक्सट्रीमिटीज़, यानी पेशेंट को कितनी ब्लड सप्लाई हो रही है वहाँ पर, तो टिश्यू परफ्यूजन किस तरह का है, सर्कुलेशन नॉर्मल है एबनॉर्मल है, वो सब हमको असिस्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। पेशेंट का सेंसेशन कितना ज़्यादा है, मोबिलिटी कितनी ज़्यादा है। कई बार पेशेंट को जो है सेंसेशन लॉस हो जाता है पर्टिकुलर साइट ऑफ इंजरी में, तो वो भी हमको यहाँ पर असिस्ट करना है। नोट लेंथ, अलाइनमेंट एंड द इमोबिलाइजेशन ऑफ इंजर्ड एक्सट्रीमिटीज़। इवेलुएट बिहेवियर एंड कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ पेशेंट टू डिटरमाइन एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन केयर प्लानिंग। तो पेशेंट का जो है कितना ज़्यादा उसका बिहेवियर किस तरह का है, कितना उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है, मेंटल कंडीशन क्या है, वो सब हमको असेस करना है। ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें असेसमेंट के बेस पे, तो यहाँ पर प्री और पोस्ट ऑपरेटिव दो कंडीशन में हम नर्सिंग डायग्नोसिस को डिस्कस कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव में फर्स्ट, रिस्क फॉर डेफिशिएट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू हेमरेज एंड शॉक। इवेलुएटिंग, यहाँ पर गोल जो होगा हमारा, इवेलुएटिंग फॉर हेमरेज एंड शॉक एंड प्रिवेंटिंग द हेमरेज एंड शॉक। नर्सिंग इंटरवेंशन, मॉनिटर वाइटल साइंस एज फ्रिक्वेंटली एज क्लिनिकल कंडीशन इंडिकेट्स। ऑब्जर्विंग फॉर हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा एसोसिएट होता है ब्लड लॉस के साथ ही, फ्लूइड लॉस के साथ ही, और पल्स रेट जो है थोड़ी सी बढ़ी हुई आती है, एलिवेटेड इन पल्स। वाइडनिंग पल्स प्रेशर, कोल्ड क्लेमी स्किन, रेस्टलेसनेस, पेलर, तो ये सब साइन एंड सिम्टम है किसके, हाइपोटेंशन के और डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम के। वॉच फॉर एविडेंस ऑफ हेमरेज ऑन ड्रेसिंग और इन ड्रेनेज कंटेनर। तो यहाँ पर हेमरेज की कंडीशन उसको ऑब्जर्व करना है। रिव्यू लेबोरेटरी डाटा जो है कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आइडेंटिफाई होगा कि HB लेवल क्या है, RBC लेवल क्या है, तो ये सब इंडिकेट करते हैं अगर ब्लड लॉस हुआ है तो सब डिक्रीज हो जाएंगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब फ्लूइड एंड ब्लड टू मेंटेन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, तो जो भी रिक्वायर्ड है, अगर ब्लीडिंग हुई है तो पेशेंट को ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज IV ट्रांसफ्यूज़न तो उसको ज़रूरी है ही। ठीक है। मॉनिटर रेगुलर इनटेक एंड आउटपुट, अगर आउटपुट ठीक है पेशेंट का तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और आउटपुट नहीं आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारे इंटरवेंशन यहाँ पर किए जाएंगे। नेक्स्ट,
impaired gas exchange related to immobility and potential pulmonary emboli और fat embolism। तो ये जो है गैस एक्सचेंज इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, ये भी काफ़ी रिस्क होती है इसकी। तो इसके लिए जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग फॉर द इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज एंड टू प्रिवेंट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यहाँ पर नर्सिंग गोल हमारा ये हो जाएगा। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें, एलिवेट चेंज इन द मेंटल स्टेटस एंड रेस्टलेसनेस डेट में इंडिकेट हाइपोक्सिया। तो अगर हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है ब्रेन तक, तो डायरेक्टली मेंटल स्टेटस जो है उस पर इम्पेक्ट आता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। नेक्स्ट, रिव्यू डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन डाटा स्पेशली एबीजी वैल्यू यानी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस उसमें कंप्लीट हो जाता है कि पीएच कितना है ब्लड का। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन लेवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या है। चेस्ट एक्सरे जो है वो भी इंडिकेट करता है कि लंग्स के अंदर कोई अगर एबनॉर्मलिटी हुई है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए। पोजिशनिंग टू एनहेंस रेस्पिरेटरी एफर्ट, रिपोर्ट एनी सडन और प्रोग्रेसिव चेंज इन रेस्पिरेटरी स्टेटस। अगर ब्रेन में किसी भी तरह की इंजरी नहीं है, सिर्फ इंजरी जो है वो लोअर लेग या इस तरह की है, तो यहाँ पर पोजीशनिंग जो है वो इस तरह की कर जाती है कि जो लेग वाला पार्ट है उसको अपर रखा जाता है और जो हेड वाला पार्ट है उसको लोअर रखा जाता है। ठीक है, जिसको हम ट्रांसवर्स पोजीशन जो है बोलते हैं। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो रखी जाती है पेशेंट को, टेंडर्ड बग पोजीशन में रखा जाता है पेशेंट को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो कहाँ हो, एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ कम ब्लड सप्लाई हो और ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ने लगे। ठीक है, तो टेंडर्ड बग पोजीशन जो यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट, मॉनिटर पल्स ऑक्सीमीटर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड। तो ऑक्सीजन के प्रिस्क्रिप्शन, ऑक्सीजन के एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है कम होने लगेगा पेशेंट का। तो मेंटेन सर्वाइकल स्पाइन प्रिकॉशंस इफ सर्वाइकल इंजरी इज सस्पेक्टेड। तो अगर एक्सीडेंटल केस है तो सर्वाइकल इंजरी जो है अगर वो सस्पेक्टेड है तो वहाँ पर सर्वाइकल स्पाइन प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से जो है हमारी सर्वाइकल स्पाइन में ही जो है रेस्पिरेटरी जितने भी कंट्रोल होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो उस कंडीशन में जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी कमांड जो है वो लूज़ हो सकती है और उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी फेलियर जो है हो सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। तो ये सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं ताकि जो इम्पेयर्ड गैस एक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट, रिस्क फॉर द पेरिफेरल न्यूरोवस्कुलर डिस्फंक्शन। नर्सिंग गोल हो जाएगा प्रिवेंटिंग न्यूरोवस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़। इंटरवेंशंस हो जाएंगे यहाँ पर, मॉनिटर न्यूरोवस्कुलर स्टेटस फॉर कंप्रेशन ऑफ नर्व, डिमिश्ड सर्कुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो सबसे पहले मॉनिटर करना है कि कहीं पर जो है न्यूरोवस्कुलर स्टेटस के अंदर अल्ट्रेशन तो नहीं आया है। ठीक है, नर्व जो है वो कंप्रेस तो नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ स्पेशल जैसे डिप्रेस टाइप का फ्रैक्चर है या इस तरह के फ्रैक्चर जो हमने पढ़े हैं पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर में, तो उनमें जो है या कंप्रेशन फ्रैक्चर है तो उन सब में जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती है कि ब्लड वेसल्स और नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो इस टाइप के फ्रैक्चर में इनको अर्ली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। पेन प्रोग्रेसिव, लोकलाइज्ड, डीप थ्रम्बिंग, परसिस्टेंट, अनरिलीव्ड बाय द इमोबलाइज्ड एंड मेडिकेशन। अगर पेन जो है वो कंटिन्यू जो है बढ़ता जा रहा है, जो भी एनाल्जेसिक्स या जो भी इंटरवेंशन किए जा रहे हैं वो फेलियर हो रहे हैं, है ना, और कंटिन्यूसली पेन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं नर्व इन्वॉल्वमेंट हुआ है। नेक्स्ट, पेन और पैसिव स्ट्रेच। जो पेन है वो कंटिन्यूसली, जैसा हमने डिस्कस किया है कि वो बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेचिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है पेशेंट को कि जो बहुत ज़्यादा जो है पेन की वजह से स्ट्रेच हो रहा है, अपने आप में जो है पेन फैलता जा रहा है। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर ये इंडिकेटिव साइन होगा कि ये जो है नर्व इन्वॉल्वमेंट का साइन होता है। नेक्स्ट, वीकनेस प्रोग्रेसिंग टू पैरालाइज, अल्टर सेंसेशन, पैराथीसिया। तो पैराथीसिया होना यानी सेंसेशन का लॉस होना, ये भी इंडिकेटिव साइन है कि जो नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, पुअर कैपिलरी रिफिल,
तो कहीं पर भी अगर हम जो है कैपिलरीज को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके छोड़ते हैं तो वापस से जो है नॉर्मल रेडनेस आ जाती है। जब तक हम प्रेस करेंगे तो वाइटिश या ब्लू डिस्कलरेशन होने लगता है स्किन का। तो ये जो नॉर्मल कैपिलरी रिफिल इसका टाइम 3 सेकंड होता है, तो इससे ज़्यादा अगर बढ़ने लग रहा है तो इसको पुअर कैपिलरी रिफिल कहते हैं। और ये कंडीशन कब होगी, जब किसी भी तरह का जो है वहाँ पर वस्कुलर चेंजेस होगा। नेक्स्ट, स्किन कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम होगी तो पेल या साइनोटिक यानी ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगा। पैल्पेबल टाइनेस ऑफ मसल्स कंपार्टमेंट एलिवेटेड मेजर टिश्यू प्रेशर। तो एक टाइटनेस, एक जो है नॉर्मली जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी सी पैल्पेबल होती है, इजीली पैल्पेट हो जाती हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं वो पैल्पेट हो जाते हैं, बट यहाँ पर एडिमा होने की वजह से या जो है न्यूरोवस्कुलर चेंजेस होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। जब पैल्पेट करेंगे तो वहाँ टेंडरनेस हमको फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एलिवेटेड इंजरी एक्सट्रीमिटी। यहाँ पर जो इंटरवेंशन किए जाएंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, ये सारे असेसमेंट देखेंगे। असेसमेंट के बाद जो है फिर इंटरवेंशन जो किए जाएंगे इसके लिए, तो एलिवेट इंजर्ड एक्सट्रीमिटी यानी कि जो भी इंजर्ड एक्सट्रीमिटी है उसकी जो पोजिशनिंग है हमको उठा के रखनी है, यानी कि एक्सट्रीमिटी का पार्ट जो है ऊपर करना है, एलिवेशन देना है एक्सट्रीमिटीज़ को। अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशन टू द इंजरी प्रिस्क्राइब। तो कई बार कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, रिलीव प्रेशर कोज्ड बाय इमोबिलाइजिंग डिवाइस एज प्रिस्क्राइब्ड सच एज कास्ट, रीवार्पिंग, इलास्टिक बैंडेज और स्प्लिटिंग डिवाइस। तो कई बार जो है स्प्लिंट, इलास्टिक बैंडेज और कास्ट इन सबको यूज़ किया जाता है ताकि जो प्रेशर है उस प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके, प्रेशर को मिनिमाइज़ किया जा सके। नेक्स्ट, रिलीव प्रेशर ऑन स्किन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर सोर्स। तो कई बार जो है वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से स्किन पे अगर प्रेशर है तो उससे प्रेशर सोर्स, बेड सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बेड सोर्स को जो है हमको प्रिवेंट करना है, उसको नहीं होने देना है, क्योंकि वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाएगी। तो उसके लिए फ्रिक्वेंटली रीपोजिशनिंग यानी एवरी 2 आवर जो है पेशेंट की पोजिशनिंग चेंज करनी है। स्किन केयर, डू नॉट मसाज बोनी प्रोमिनेंस। स्किन केयर प्रोवाइड करानी है पर इस कंडीशन में हमको मसाज को अवॉइड करना है। और स्पेशल मैट्रेस हम यूज़ कर सकते हैं बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे वाटर एंड एयर मैट्रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यहाँ पर नर्सिंग गोल हो जाएगा प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो एबनॉर्मल क्लॉटिंग होने की वजह से जो कंडीशन बनती है उसे हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरवेंशन होगा, एनकरेज एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, ROM एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा कराएंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा कराएंगे उतनी ज़्यादा जो है रिस्क कम हो जाएगी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है इमोबिलिटी से। नेक्स्ट, यूज़ इलास्टिक स्टोकिंग फुट पम्प्स, जिसको हम जो है DVT पंप भी कहते हैं, ठीक है। DVT प्रिवेंटिंग पंप यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो है पंप लगाया जाता है, DVT पंप वो, या फुट पंप उसको बोला जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है यहाँ पर। एलिवेटेड लेग टू प्रिवेंट द स्टेटिस, अवॉइड प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर है उसको अवॉइड करना है। एनकरेज मोबिलिटी, चेंज पोजिशनिंग फ्रिक्वेंटली पोजिशनिंग को चेंज करना, तो बेड सोर्स की रिस्क को भी मिनिमाइज़ करता है, एज वेल एज यहाँ पर मोबिलिटी को भी जो है बनाए रखता है, सर्कुलेशन को एस्टेब्लिश करता है, और यहाँ पर जो रिस्क है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को उसको भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। एडमिनिस्टर एंटीकोआगुलेंट जो मेडिसिन है, एस्प्रिन वगैरह या हेपेरिन वगैरह जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो एडमिनिस्टर किए जाएँ, ताकि जो है ब्लड का जो क्लॉटिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके। और एक थिन ब्लैडर थिनर होते हैं, ये सब ब्लड को पतला करने का काम करते हैं। तो ये सारे एंटीकोआगुलेंट एजेंट जो है वो एडमिनिस्टर करना चाहिए एज प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोफेबलाइटिस। तो थ्रोम्बोफेबलाइटिस की कंडीशन भी सेम है कि जो वेंस है, जो ब्लड वेसल्स है, उनमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। ये भी इंडिकेटिव होती है कि कहीं ना कहीं जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बन रहा है वेंस ब्लड वेसल्स के अंदर, और जिसकी वजह से थ्रोम्बोफेबलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट,
नोट द कंप्लेंट ऑफ पेन एंड टेंडरनेस इन काफ। नेक्स्ट, रिपोर्ट काफ पेन जो है, अगर पेशेंट को काफ पेन है तो वो भी इंडिकेट करता है कि ये जो है थ्रोम्बोफेबुलाइटिस की वजह से हो सकता है। रिपोर्ट्स इंक्रीज साइज एंड टेम्परेचर ऑफ काफ। तो यहाँ पर ये सारे के सारे अगर साइज़ में जो है या टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो भी इंडिकेटिव करता है कि यहाँ पर कंडीशन हो सकती है थ्रोम्बोफेबुलाइटिस की या डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो ये सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट, यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट और क्रोनिक पेन रिलेटेड टू इंजरी। ठीक है, तो पेन और तो होना ही है क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर इंजरी हुई है बोन में, मसल्स में और जो स्ट्रक्चर है सराउंडिंग स्ट्रक्चर उनमें। तो पहले जो है सबसे पहले पेन का असेसमेंट किया जाए, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, है ना, लोकेशन, इंटेंसिटी, इन सब के बारे में पेन का असेसमेंट करना। फिर जो रिगार्डिंग जो भी पेशेंट को जो है प्रेशर कम करने के लिए कास्ट, ट्रैक्शन, स्प्लिंट, ये सब लगाए जाते हैं ताकि एक सपोर्ट मिल सके, उससे पेन कम होता है। नेक्स्ट, जो भी पेशेंट का इमोबलाइज करा हुआ पार्ट है उस पर सपोर्ट दिया जाए, प्रॉपर पोजीशनिंग मेंटेन की जाए। उसके अलावा जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो सब मेडिसिन दी जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स, एलिवेटेड पेनफुल एक्सट्रीमिटीज़, यहाँ पर जो है जो भी एक्सट्रीमिटीज़ है जिसमें कि फ्रैक्चर हुआ है, अगर उसको हम एलिवेटेड करते हैं तो जैसे कि उसके नीचे 2-3 पिलो का सपोर्ट हमने रख दिया लिम्फ के नीचे, तो उससे भी पेन जो है काफ़ी रिलीफ मिलता है पेन में। यहाँ पर जो है हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो। यहाँ पर क्योंकि वैसे तो प्लास्टर कास्ट और ये लगा है तो इस कंडीशन में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, बट अगर प्लास्टर कास्ट नहीं लगा है, ठीक है, सिर्फ बैंडेजेस वगैरह लगी हैं, तो वहाँ पर जो है फिर हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन भी दी जा सकती है। ठीक है, डाइवर्शनल थेरेपी का इम्पोर्टेंस है ही पेन की कंसंट्रेशन को से डाइवर्ट करने के लिए माइंड को। नेक्स्ट, एनकरेज पेशेंट टू बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन रिहेबिलिटेटिव प्लान। तो यहाँ पर जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं वो अगर पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि वो जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाए, तो इससे एक तो उसको जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, एक जो है पेशेंट की एंजाइटी कम होगी। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्क फॉर पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम रिलेटेड टू कोज ऑफ इंजरी। ये नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है यहाँ पर पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम, यानी इंजरी के बाद जो है वो पेशेंट को शॉक हो सकता है, उसका साइकोलॉजिकल अल्टरनेस आ सकता है। तो यहाँ पर जो गोल होगा मिनिमाइज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा। इंटरवेंशन की हम बात करें, मॉनिटर पेशेंट फॉर सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लाइक मेमोरी ऑफ इवेंट, एंगर, हेल्पलेसनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीज डिपेंडेंसी एंड सोशल विड्रॉवल। अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो ये जो है वो बताते हैं कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है। नेक्स्ट, असिस्ट पेशेंट टू मूव थ्रू द फेसेज ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, आउटक्राई, डिनाइल, इंट्रूसिवनेस, वर्किंग थ्रो एंड कंप्लेशन। तो ये सारे के सारे भी जो है यहाँ पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के साइन होते हैं कि पेशेंट जो है वो क्राई कर रहा है, डिनाइल कर रहा है सब कंडीशन को, ठीक है, या इस तरह की जो है किसी तरह की बातें कर रहा है, तो वो सब जो है अभी इसको डिपेंड करता है कि पेशेंट की पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग ट्रस्टिंग थेराप्यूटिक रिलेशन विद द पेशेंट। तो यहाँ पर पेशेंट की जो है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप उसके साथ किस तरह से मेंटेन की जाएगी कि पेशेंट से ज़्यादा अगर हम बात करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको अगर हम मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को बताए, तो उससे जो है उसका जो भी उसकी बात है वो निकल जाती है और उसको जो एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है अगर वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ शेयर कर लेता है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एनकरेज पेशेंट
to express thought and feeling about traumatic event, encourage patient to participate in decision making, to reestablish control and overcome feeling of helplessness। तो यहाँ पर पेशेंट को हमको एनकरेज करना है, उसको सब चीज़ें जो है बताते हुए उसका एक्टिवली पार्टिसिपेशन हमको करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाए। नेक्स्ट टीच रिलैक्सेशन, ठीक है, यहाँ पर टीच है, ये थैंक आ गया है तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। टीच रिलैक्सेशन टेक्निक टू डिक्रीज एंजाइटी। रिलैक्सेशन जो होती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सब डीप ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज है तो ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव जो है रिलैक्सेशन टेक्निक है, जिससे कि एंजाइटी और पेन जो है, डिस्कम्फर्ट जो है वो कम किया जा सकता है। एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टिव रेस्पॉन्सनेस एंड पार्टिसिपेशन इन सपोर्ट ग्रुप। तो अगर इस तरह से बहुत जो है एक पेशेंट बहुत ज़्यादा है, एक ग्रुप बन जाता है पेशेंट का, तो उनको जो है ग्रुप थेरेपी दी जा सकती है। नेक्स्ट रेफ़र पेशेंट टू साइकेट्रिक और रेफ़र टू साइकोथेरेपी एज नीडेड। फिर भी अगर पेशेंट को ये सारे इंटरवेंशन के बाद भी अगर रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को अगर साइकेट्रिक कंसर्न की ज़रूरत है तो वहाँ पर पेशेंट को रेफ़र किया जा सकता है फॉर द साइकोथेरेपी, ठीक है। तो ये सारी नर्सिंग डायग्नोसिस प्री ऑपरेटिव हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ओपन फ्रैक्चर और सर्जिकल इंटरवेंशन। ये फर्स्ट जो है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। नर्सिंग गोल की बात करें तो मॉनिटरिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिंग मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इंटरवेंशन की बात करें, क्लीन debride and irrigate open fracture wound as prescribed as soon as possible to minimize risk of infection। तो यहाँ पर रेगुलर जो है ड्रेसिंग करना और सर्जिकल ड्रेसिंग को चेंज करना और वुंड को ड्रेन करना, तो ये सब जो है ज़रूरी और इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है ताकि जो है वुंड को क्लीन किया जा सके। एक जो वुंड को जो है एक हीलिंग प्रोसेस के लिए जो है प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जा सके, प्रॉपर कंडीशनिंग प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट ऑल ओपन फ्रैक्चर आर कंटामिनेटेड। जितने भी ओपन फ्रैक्चर होते हैं वो एब्सोल्युटली कंटामिनेटेड होते हैं, इसलिए जो है एंटीबायोटिक थेरेपी की रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इवेलुएट पेशेंट फॉर एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर इन एवरी 4 आवर। रेगुलर जो है मॉनिटरिंग की ज़रूरत है वहाँ पर टेम्परेचर की, क्योंकि जैसे ही पेशेंट को इन्फेक्शन आइडेंटिफाई होगा तो सबसे पहले जो है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। रेगुलर जो है WBC काउंट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अर्ली साइन होता है इन्फेक्शन का कि WBC काउंट अगर बढ़ रहा है मतलब इन्फेक्शन बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। रिपोर्ट्स एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसिजन और ओपन वुंड। जितना भी पेशेंट को जो है ओपन वुंड है या सर्जरी हुई है, जैसे एक्सटर्नल फिक्सेशन हुआ है, तो सब कंडीशन में यहाँ पर इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग जो है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। रिपोर्ट प्रूलेंट ड्रेनेज, यानी कि अगर पेशेंट को जो है कोई भी डिवाइस वगैरह डाली गई है, जैसे एक्सटर्नल फिक्सेशन किया गया है, तो वहाँ से अगर कोई भी प्रूलेंट ड्रेनेज हो रहा है तो उसको भी पस फॉर्मेशन हो रहा है, वो पस ड्रेनेज हो रहा है, तो ये सब आइडेंटिफाई करता है कि इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्टेन स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू डिटरमाइन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अगर इस तरह से कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है तो उस डिस्चार्ज को जो है उसका कल्चर करवाया जाए, ताकि पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिफाई हो सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, ग्राम पॉजिटिव की वजह से, या फंगाई की वजह से क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाए। नेक्स्ट impaired physical mobility related to injury treatment modalities। यहाँ पर जो गोल होगा वो गोल क्या हो जाएगा, प्रमोटिंग फिजिकल मोबिलिटी। इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज टू ऑल इमोबलाइज जॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज करवाई जाए, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाई जाए पेशेंट को।
पेशेंट को जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए, फैमिली मेम्बर को बताया जाए कि किस तरह से पोजीशनिंग चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है, किस तरह से पोजीशन जो है वो फ्रैक्चर के साथ भी जो है वो चेंज की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमाइज प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी, एनकरेज एम्बुलेशन व्हेन प्रिस्क्राइब। तो पेशेंट को जो है सपोर्ट देना पड़े, चाहे मैकेनिकल उसकी लिफ्टिंग करवानी पड़े, पर उसको करना ज़रूरी है। अगर पेशेंट कैपेबल नहीं है तो जो भी हमको सपोर्ट देना पड़े, 2 लोग 3 लोग जितने भी पर्सन की ज़रूरत हो, उस पर्सन के साथ जो है उस पेशेंट को वहाँ पर लिफ्टिंग करानी चाहिए, पोजीशनिंग चेंज करानी चाहिए, ताकि जो है पेशेंट की इमोबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके। इमोबिलिटी जो है वो काफ़ी सारे कंडीशन के लिए रिस्क फैक्टर होती है, इसलिए उसको हमको प्रिवेंट करना है, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज करवाना है। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स, प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स टू डिक्रीज पेन एसोसिएट विथ मूवमेंट। तो कई बार जो है पेशेंट इसलिए मोबिलाइज नहीं होना चाहता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है मोबिलिटी के साथ। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को पहले एनाल्जेसिक्स मेडिसिन दी जाएगी जस्ट बिफोर द मोबिलिटी, ताकि पेशेंट को पेन जो है वो कम हो और पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी के लिए एनकरेज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है पोस्ट ऑपरेटिव भी रहेगा, पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन एंड इंजरी टू द बोन, लिगामेंट, मसल्स एंड द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो इसके भी जो है इंटरवेंशन वही रहेंगे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी जो है नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर हो सकती है। उसके अलावा सेल्फ केयर डेफिशिएट, एल्टर्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी नर्सिंग डायग्नोसिस भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, पर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी यहाँ पर डिस्कस कर ली है, इसलिए कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस अब हम आगे नहीं लेंगे, बट वो भी हम जो है इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी पेशेंट को न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है, वो भी प्रॉपर मिलना चाहिए, तभी उसकी हीलिंग प्रॉपर हो पाएगी, ठीक है। तो ये सब नर्सिंग डायग्नोसिस भी इसमें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की। तो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है या फिर जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, इन्फेक्शन अगर डेवलप्ड हो गया है फ्रैक्चर पार्ट में, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन को लीड करते हैं, ठीक है। जैसे मसल्स एट्रोफी, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ठीक है। तो जहाँ पर भी अगर मसल्स के अंदर किसी तरह की इंजरी ज़्यादा हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है पर्टिकुलर मसल्स में उसकी स्ट्रेंथ पे इफ़ेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। लॉस ऑफ ROM ड्यू टू द जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है। तो अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो पर्टिकुलर बोन के साथ जॉइंट में भी अगर प्रॉब्लम आई है तो उस पर्टिकुलर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन, यानी जितनी उसकी मोबिलिटी करने की कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर डिक्रीज हो सकती है परमानेंटली। नेक्स्ट, प्रेशर सोर्स एट बोनी प्रोमिनेंस फ्रॉम इमोबिलाइज डिवाइस प्रेसिंग ऑन स्किन। तो क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो बेड पे रह सकता है या बहुत कम मोबिलाइज होता है, तो उन सब कंडीशन में जो है यहाँ पर रिस्क हो सकती है कि पेशेंट को जो है यहाँ पर बेड सोर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, diminished respiratory cardiovascular GI functioning resulting in the possible pulling of respiratory secretion, orthostatic hypotension और इलियसिस यानी कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारे जो है यहाँ पर धीरे धीरे, क्योंकि ये सब मोबिलिटी से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, यहाँ पर पेशेंट की मोबिलिटी जो है वो कम होती है तो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, और ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से जो है सारे के सारे जितने भी बॉडी सिस्टम है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका जो फंक्शनिंग है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट, साइको सोशल कॉम्प्रोमाइज़ रिजल्टिंग इन फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि पेशेंट को जब बहुत ज़्यादा इस तरह का उसको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दूसरों पर डिपेंड होता जा रहा है, अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में साइको सोशल जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है और आइसोलेशन यानी अपने आप को आइसोलेट कर देता है, दूसरों से मिलना जुलना बिल्कुल कम कर देता है। तो ये भी जो है उसका एक तरह से कह सकते हैं कि हम सोशल आइसोलेशन, ये एक कंडीशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अदर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे वीनस स्टेटिस एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि थ्रम्बस
या एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन होना, जिसकी वजह से जो है पर्टिकुलरली जो है ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं, वहाँ पर पर्टिकुलरली ब्लड सप्लाई जो बिल्कुल इंटरप्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसका जो सेकंड पार्ट था मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट, वो सब हमने डिस्कस किया है। इसमें जो है सर्जरी से रिगार्डिंग जो है भी वीडियो है वो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग उसको देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिश जो है हमने यही की है कि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएं, क्योंकि कुछ सर्जरी वगैरह के ही डाउट हैं कि किस तरह से इंटरनल फिक्सेशन किया जाता है, किस तरह से एक्सटर्नल फिक्सेशन किया जाता है। तो ये सब जो है डिपेंड करता है टाइप ऑफ फ्रैक्चर, लोकेशन ऑफ बोन क्या है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। हर एक बोन के लिए, हर एक टाइप फ्रैक्चर के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको फ्रैक्चर के रिगार्डिंग समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।